नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है सोमवार और डेट है सितंबर 18, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। अखबार का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर हम कवर करने जा रहे हैं आज। तो न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो, सेंटर प्लान्स टू रिकॉल रैपिड एक्शन फोर्स फ्रॉम मणिपुर, टेस्टिंग टाइम्स, इंडिया इज एट ए pivotal moment in its healthcare journey, शांति निकेतन finds its place on UNESCO's World Heritage List, committed to helping artisans says Prime Minister unveils rupees 13,000 crore scheme, Project Cheetah a year on, Army likely to induct 114 Dhanush guns by 2026 says officials, military leaders of Mali, Niger and Burkina Faso sign mutual defense pact। शुरू करते हैं अपना। यहाँ आप मैप देख सकते हैं मणिपुर का। भारत के अंदर मणिपुर कहाँ पर है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर स्टेट्स हैं, वहीं एक मणिपुर राज्य है भारत का। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर को, ये हाइलाइटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मणिपुर है ये। मणिपुर के अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ से आप क्लॉक देख सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो मणिपुर का हम नागालैंड देखेंगे नॉर्थ में, मणिपुर के साउथ में देखेंगे मिजोरम, मणिपुर के हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे असम को। तो ये तीन ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री मणिपुर के साथ टच करती है। आगे आपको एक और चीज याद रखनी है कि मणिपुर का जो लैंड बॉर्डर है वो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है और म्यांमार के साथ मणिपुर की लैंड बाउंड्री है। तो यहां पर जहां आप देख रहे हैं मणिपुर के नीचे साउथ ईस्ट में, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर हमें म्यांमार देखने को मिलेगा। तो आज का न्यूज़पेपर से देखते हैं क्या न्यूज आई है मणिपुर से। तो सेंटर प्लान्स टू रिकॉल रैपिड एक्शन फोर्स फ्रॉम मणिपुर। तो मणिपुर जहां पिछले 4 महीने से करीबन मई 2023 से हिंसा की स्थिति बनी हुई है, तो वहां देखने को मिला था कि केंद्र सरकार की तरफ से वहां रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा गया था, तैनात किया गया था। लेकिन अब देखने को मिला है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐलान आया है, प्लान कर रही है केंद्र सरकार कि वो रैपिड एक्शन फोर्स को मणिपुर से बाहर ले आएगी, वापस ले आएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखने को मिला है इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन आप समझ सकते हैं कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडोज हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है और ये मिशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं, ना कि ऐसे किसी एजिटेशन या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से हैंडल होने के लिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि जो भी कमांडोज हैं वो अगर जाकर ग्राउंड पर उतरते हैं तो उन्हें वायलेंस देखने को मिल रहा है। और ऐसा देखने को मिला है मणिपुर के अंदर कि जो कमांडोज हैं रैपिड एक्शन फोर्स के, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया गया और साथ ही पेट्रोल बम भी उनके ऊपर फेंके गए। तो ये देखने को मिला है। अब रैपिड एक्शन फोर्स का कहना है कि क्योंकि उनके कमांडो गुप्त तरीके से काम करते हैं, तो अगर ऐसे हम उनकी आइडेंटिटी को सोशल करते हैं, सोशल वर्क में उन्हें इंक्लूड करा के, जो कि पुलिस का काम है, तो ये बेकार रहेगा देश की सिक्योरिटी के लिए या उस पर्सन, उस कमांडो की प्राइवेसी के लिए। तो इसके लिए केंद्र सरकार एक प्लान लेकर आ रही है कि वो मणिपुर से रैपिड एक्शन फोर्स की करीबन 10 बटालियन, जो उसने वहां पर 10 कंपनियों को वहां पर रखा गया था रैपिड एक्शन फोर्स की, उन्हें वापस बुलाया जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर मैं आपको बता चुका हूं कि मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यह 2 पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, मैं आपको ये बता चुका हूं। और नॉर्थ वेस्ट में इसका क्या है, असम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो हिल एरियाज हैं मणिपुर के, जहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर कुकी जो समुदाय आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो वैली डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर,
वहां पर आपको मीती समुदाय ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इन दोनों समुदायों के बीच में वहां पर हिंसा की स्थिति चालू हुई थी मई के महीने से। और रीजन क्या था, क्यों शुरू हुई थी वहां पर हिंसा? तो वहां की हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसके तहत जो मीती समुदाय है, जिसे अभी मैंने बताया कि जो वैली में रहता है मणिपुर के अंदर, तो उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया था। एक तरह से ये हाईकोर्ट का फैसला था। इसी को, इस फैसला के आ जाने के बाद से हमें देखने को मिला है कि मणिपुर के अंदर लगातार हिंसा की स्थिति बनी हुई है और अभी भी खबर आती ही रहती है कि वहां एक तरह से बहुत डिवाइड हो गया है लोगों के बीच में, और लोग जो हैं, जो कुकी समुदाय के या मीती समुदाय के, वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आगे हम चलते हैं। न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो। तो आप यहां हेडलाइन से ही समझ सकते हैं क्या है। तो ये हमारी पूरी, ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, नई दिल्ली में स्थित है ये। और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेंस ने बनाया था और साथ ही सर हर्बर्ट बेकर, ये दो मिलकर इसे बनाया गया था। और इसका उद्घाटन जो किया गया था, जो हमारी ये पुरानी वाली बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, तो इसका उद्घाटन जनवरी 18 में 1927 के अंदर किया गया था। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नया सेंट्रल विस्टारा इसे कहते हैं, ये नई बिल्डिंग होने जा रही है पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट की जो आगे की सभाएं लगेंगी वो सब इसी बिल्डिंग के अंदर लगेंगी। ये पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर क्या है न्यूज में, तो न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विशेष सत्र। तो विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का। और क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, क्यों ये हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इस विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को आपको मिलेगी कि जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसे कल भर उसमें जाया जाएगा। उसके बाद से परसों से जो नई मीटिंग्स होंगी वो हमारे सेंट्रल विस्टा, ये जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, इसके अंदर हुआ करेंगी। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन में बहुत सारी पार्टियां डिमांड करने जा रही हैं कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल अटका पड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सालों से ये अटका पड़ा है, तो इसके ऊपर भी सुनवाई हो और ये क्लियर कराया जा सके। तो ये न्यूज था, बेसिकली आप समझ चुके होंगे। इससे पहले अभी आपको एक चीज याद रखना है कि इससे पहले मॉनसून सत्र अभी पिछले ही महीने खत्म हुआ है पार्लियामेंट का। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी क्यों स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। और अगर हम संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान क्या कहता है कि किसी भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। किसी भी 6 महीने मैक्सिमम गैप हो सकता है दो सिटिंग्स में। जैसे एक सिटिंग यहां बैठी और दूसरी सिटिंग यहां पर बैठी है, ये 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट की सिटिंग्स में। लेकिन जब पिछले ही महीने अभी सेशन कराया गया है, तो अब इस सेशन की क्या जरूरत है ये चीज अभी नहीं पता है। ये चीज जब निकल कर आएगी तो हम देख लेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स हमारी पार्लियामेंट की, ये पुरानी बिल्डिंग है हमारी, इसकी जगह अब इस बिल्डिंग में काम चलेगा पार्लियामेंट का। कल से सेशन होने जा रहा है तो कल से हम कवर करेंगे ही। आगे हम चलते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन पे पहुंचते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड एडिटोरियल है। एडिटोरियल शुरू करने से पहले हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को समझेंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंफेक्शियस एजेंट्स के द्वारा नहीं ट्रांसमिट की गई होती हैं। कैसी बीमारी? जैसे कैंसर, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स बहुत सारे होते हैं वो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, और डायबिटीज तो आप सब जानते ही हैं, डायबिटीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहां जो एडिटोरियल आने जा रहा है, तो एडिटोरियल बेसिकली इसीलिए लिखा गया है कि भारत के अंदर कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ी हुई हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इंडिया इज एट ए पाइवोटल मूवमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। तो ये एडिटोरियल है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करता है, तो हमने शुरू ही कर दिया इसे। तो आपको यहां याद रखना है कि 74% बीमारियां जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू होती हैं वर्ल्ड वाइड। आपको याद रखना है कि इसका
डिजीज फैलाने में कितना ज़्यादा शेयर है वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद इसकी बीमारियों की हम बात करें तो डायबिटीज़ में आपको बता चुका हूँ, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं, एनवायरमेंटल और बिहेवियर डिजीजेस होती हैं जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि भारत के अंदर भी जैसा विश्व में आपने देखा है उसी तरह भारत के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका जो मैप है वो बहुत हाई पर बन गया है, हाई पर बहुत पहुंच गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नए चीज़ें चालू करनी पड़ेंगी भारत के अंदर। उसी से रिलेटेड ये इन्होंने यहाँ पर एडिटोरियल लिखा है, इंडिया इज एट ए पाइवटल मूवमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी, कि भारत को अब जब अपनी हेल्थ केयर जर्नी यहाँ से शुरू करनी है, ये एक अच्छा समय चल रहा है भारत के अंदर। तो हमें क्या देखना है कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को खत्म करना है। और कैसे हम खत्म कर सकते हैं और बाकी बीमारियों को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि देखने को मिलता है कि बीमारी से क्या होता है, देश में बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर बीमारी है तो बीमारी की वजह से डिजीज देखने को बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। इसी को लेकर ये कहते हैं कि भारत को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए उन्हें मैप करना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें आगे की जर्नी जो हमारी हेल्थ केयर जर्नी है उसे कवर करना चाहिए। तो एआई हमारी कैसे कैसे मदद कर सकता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में, तो आप एग्जाम्पल से समझिए कि जब अभी कोरोना का टाइम आया था, कोविड-19 वायरस आया था, तो उस टाइम पर अगर हमारा एआई फंक्शन अवेलेबल रहता तो वैक्सीन डेवलपमेंट में मदद हो जाती, हमें पैंडेमिक का डिटेक्शन करने में हमें तुरंत पता चल जाती, ड्रग की डिजाइनिंग में हमारी एआई मदद कर सकता था, ड्रग की डिस्कवरी में मदद कर सकता था, और डाटा वगैरह कलेक्ट करने में भी हमारी एआई मदद कर सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारी एआई मदद कर सकता है। और ये बात करते हैं कि भारत जब आगे की जर्नी अपनी ट्रेवल करे हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की, तो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल प्ले करवाना होगा। मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे फ़ायदा हो सकता है। कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक डाटा सेट है, यहाँ पर सब पेशेंट्स के नाम हैं, फ़ोन नंबर हैं, डिजीज़ है, हाइट है, वेट है, कलर है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सब चीज़ें अवेलेबल है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है कि वो कौन कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त है। और ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है, जो भी कंसर्न हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके पास भी अवेलेबल है। तो इससे देखने को हमें क्या मिलेगा कि गवर्नमेंट जब सर्विलांस पर लगा सकती है किसी भी बीमारी को, तो सर्विलांस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम उस डिजीज को प्रिवेंट करने में बहुत तरह से सक्षम हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें यूज करना चाहिए। इनके एडिटोरियल में कहना यह है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से यूज करना चाहिए जब हम आगे की अपनी हेल्थ केयर जर्नी को ट्रेवल कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। तो अगली खबर जो हो रही है तो बुर्किना फासो नाइजर लैंड बाउंड्री से होने जा रही है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले मेरे साथ आ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ऊपर इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन यहाँ से क्रॉस करती है। ये जो ऑरेंज से हाईलाइटेड है ये नाइजर है, ठीक है। अब इस मैप को यहाँ पर हमने जूम किया है तो यहाँ आप नाइजर देख सकते हैं। ऊपर क्या है, माली है, तो यहाँ पर क्या है आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ, ये माली हो गया हमारा, और नीचे हमारा क्या हो गया, बुर्किना फासो। तो ये 3 देश हैं जो जिनके, अब यहाँ पर हम न्यूज़ देख लेते हैं तो न्यूज़ में क्या है। तो इन 3 देशों में बेसिकली क्या है कि डिक्टेटरशिप काम करती है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि एक तरह से मिलिट्री रूल लगा हुआ है माली के अंदर, नाइजर के अंदर और बुर्किना फासो के अंदर। तो अब क्या देखने को मिला है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बुर्किना फासो, नाइजर और माली के जो मिलिट्री लीडर्स हैं इन्हें डर लग रहा है एक तरह से कि क्या पता हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे और हमें सत्ता से हटा दे डेमोक्रेसी के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर। तो इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है कि
अगर किसी भी देश पर अटैक होता है, जैसे मान लीजिए कि नाइजर पर अटैक होता है, तो बुर्किना फासो और माली को मिलकर नाइजर की मदद करनी पड़ेगी। अगर बुर्किना फासो पर अटैक होता है तो नाइजर और माली को मिलकर मदद करनी पड़ेगी, और यही माली के साथ होगा। तो ये एक पैक्ट है, इसे नाम दिया गया है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट, AES। ठीक है, तो ये एक पैक्ट है, बस यही न्यूज से है। तो हम आगे चलते हैं। आप समझ चुके हैं, वर्ल्ड मैप में आपने देख लिया है कि कहां पर है अफ्रीका में। अगली न्यूज आ रही है, शांति निकेतन फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है, यहाँ पश्चिम बंगाल में है ये, कोलकाता से करीबन 142 किलोमीटर दूर है ये। इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग थी और ये रिक्वेस्ट अब मान ली गई है, तो इसे शामिल कर लिया गया है शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और इसके बाद इसकी जो देख रेख की गई वो महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। ये इनके सन हैं, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के सन हैं महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके द्वारा शांति निकेतन की एक तरह से पूरा जो भी आज है वो उसे बनाया गया। इसी को लेकर अब क्या हुआ है कि शांति निकेतन को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपको याद रखना है कहां पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है ये आप देख सकते हैं, ये शांति निकेतन है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्थापना किसने की थी, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और चलाया आगे तक किसने चलाया, इसे कंटिन्यू रखा, तो महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये फोटो तो द हिंदू में प्रकाशित हुई है। ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के, असम का जो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये लोग अपने कंजम्पशन के लिए बंबू को कलेक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, तो यहां आप हमारे साथ आ जाइए। आगे हम चलते हैं, तो प्रोजेक्ट चीता ए ईयर ऑन किस चीज से रिलेटेड है ये, तो प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है। शुरू करते हैं हम। तो भारत में 1952 में एशियाई चीता विलुप्त हो गया था, इसे विलुप्त मान लिया गया था, जिसे हम इंग्लिश में एक्सटिंक्ट कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो अभी की स्थिति है तो उसमें क्या देखने को मिला है कि जो एशियाई चीते हैं वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं अर्थ के अंदर से। अब केवल अफ्रीकन चीते बचे हुए हैं भारत के अंदर, और इन्हें भारत लाया गया है इसी पिछले 3 सालों के अंदर। और अगली न्यूज, प्रोजेक्ट चीता ईयर ऑन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में चीतों को फिर से लाना है। चीते 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया जाएगा और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। क्यों है ये प्रोजेक्ट चीता महत्वपूर्ण, तो क्यों ये न्यूज में है आप समझ लें इसका। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। क्या हुआ था कि जब हम सन 1952 की बात करेंगे तो 1952 में देखने को मिला था कि जो चीता है भारत का, उसे एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया था। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुका है वो पृथ्वी के ऊपर से। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है, एक होता है अफ्रीकन चीता और दूसरा होता है एशियन चीता। तो जो अफ्रीकन चीता है ये अभी विलुप्त नहीं हुआ है, ये मौजूद है, अफ्रीका में पाया जाता है। एशियन चीता विलुप्त हो चुका है। अफ्रीकन चीता साइज में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू एशियन चीता। तो आपको याद रखना है कि 1952 में जो एशियन चीता है वो भारत से विलुप्त हो गया था। इसके बाद भारत सरकार की एक परियोजना थी, बहुत पुरानी परियोजना है, करीबन 2008 से इसका जिक्र देखने को हमें मिलता है। इसके तहत भारत में चीते लाने हैं दोबारा, कहां से, अफ्रीका से। तो अफ्रीकन चीतों को भारत में
लाकर उनकी स्थापना करनी है। और कहाँ किए जाएंगे? तो कूनो नेशनल पार्क में। तो हमें देखने को मिला कि पिछले 3 सालों में भारत में करीबन 20 चीता लाए गए हैं। अब जब भारत में वो आए हैं तो आप जानते हैं कि अगर कोई, जब अफ्रीका की बात करें तो वहाँ गर्मी भारत से बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा रहता है। तो जब एशिया वापस आए हैं, वो इंडिया आए हैं, कूनो नेशनल पार्क में है चीता, तो उन्हें यहाँ अडेप्ट करने में टाइम लगा है। हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे चीताओं की मृत्यु भी हो गई है, और साथ ही बहुत सारे कब जो है, जो चीतों के बच्चे होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये नॉर्मल है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो चीते के कब्स हैं वो बहुत मुश्किल ही जीते हैं, बहुत रेयर होता है उनका जी पाना। अगर 3 कप्स हैं, 4 कप्स हैं, तो उनमें से एक ही जिंदा रह पाता है, अक्सर ये देखने को मिला है। अब भारत सरकार का क्या कहना है कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो अपने काम में अच्छे से चल रहा है। अब देखने को क्या मिलेगा आगे कि यही जो चीता हैं, ये जो समूह लाया गया है, ये कुछ दिनों में अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस भी करना शुरू कर देंगे, कूनो नेशनल पार्क से बाहर जाना शुरू कर देंगे। तब ये एक तरह से समस्या भी देखने को हमें मिल सकती है। और जब ऐसा होगा तब हम देखेंगे, आप समझ चुके हैं कि ये भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट चीता है। ये 2019 में इसकी एग्जैक्ट घोषणा की जाती है सरकार द्वारा, और इसका पहला चरण जो है वो 2023 में पूरा हुआ। नामीबिया से, माफ कीजिएगा, 8 चीते लाए गए हैं, और जो बाकी चीते लाए गए हैं वो आपके लाए गए हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर से। तो यही है चीता। आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ की, देख सकते हैं कि ये फास्टेस्ट लैंड मैमल की कैटेगरी में बहुत बेशुमारी से बना रहता है। इसका हंटिंग स्टाइल बहुत तेज होता है, और ये अपने अटैक में बिल्कुल भी एनिमी को पता नहीं चलने देता है कि ये वहाँ पर मौजूद भी है। ये जो घासें होती हैं हाई, तो इसकी जो बॉडी बनावट है इवोल्यूशन से, तो हम देख सकते हैं कि ये इसकी छुपने में बहुत मदद करता है, कैमोफ्लॉग बनाने में। आगे हम चलते हैं। तो कमिटेड टू हेल्पिंग आर्टिशियंस सेज पीएम अनवील्स ₹13,000 करोड़ स्कीम। तो यहां पर जो न्यूज है, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में न्यूज है। ये एक नई भारत सरकार द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, जिसकी जो पहली इसके अंदर इंस्टॉलमेंट दी गई है वो 13,000 करोड़ रुपए की दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। अब आपको समझना है कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल आउटले है इसका करीबन 13,000 करोड़ रुपए का। ये काम क्या करेगी अब आप समझ लीजिए। तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं भारत के, जो पुराने काम हैं, जैसे कारपेंट्री का काम, बोट मेकर का काम, आर्मर मेकर का काम, ब्लैक स्मिथ का काम, हैमर एंड टूल मेकर का काम, लॉक स्मिथ का काम, तो ये सब जितने 18 यहाँ आप देख सकते हैं 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, इन सब के लिए एक तरह से ये लोन प्रोवाइड कराएगी इन्हें काम शुरू कर पाने के लिए। तो ये एक तरह से लोन देगी। कितनी मैक्सिमम लिमिट होगी इस लोन की? तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 3 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो है वो आप पहली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, और दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट भरना होगा इस स्कीम के अंदर, तो वो 5% भरना होगा। अब इसके साथ स्किल अपग्रेडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, टूल किट का इंसेंटिव दिया जाएगा, टूल किट खरीदने में मदद। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये लोन देने की स्कीम है गवर्नमेंट की। और किन्हें लोन देना है? तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स इन्होंने बात की है, उन्हें ये लोन देने जा रहे हैं। यहां पर आप लिस्ट में समझ सकते हैं कि कौन कौन होने जा रहा है जो ये लोन ले सकता है। आगे हम चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है, भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। और अब आपको ये याद रखना है कि जो धनुष गन सिस्टम है वो सबसे पहली बार इंडियन आर्मी में 2015 के अंदर लाया गया था। हम न्यूज के साथ देख लेते हैं इसे। तो इंडियन आर्मी से क्या न्यूज है कि आर्मी लाइकली टू इंडक्ट 114 धनुष गन्स बाय 2026 सेज ऑफिशियल। तो ऑफिशियल का कहना है कि आर्मी जो है वो 114 धनुष गन सिस्टम लेने जा रही है 2026 तक।
अब आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि जो धनुष गन सिस्टम है वो पहली बार इंडियन आर्मी के अंदर कब आया था, तो 2015 के टाइम पर आया था। इसकी रेंज कितनी होती है धनुष आर्टिलरी सिस्टम की, तो 36 किलोमीटर की इसकी रेंज देखने को मिल सकती है आपको। 36 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें डाले जा सकते हैं, स्मोक शेल डाल के भी इससे फायर किया जा सकता है। हाई एक्सप्लोजिव्स यहां पर आप इससे फायर कर सकते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आर्मी इन्हें खरीदने जा रही है और आर्मी का कहना है कि 2026 तक वो 114 धनुष गन सिस्टम अपने अंडर लेने जा रही है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।